गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप क्लास 7th में हैं और पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय, जिसमें आप इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में आप अपना पाठ पढ़ रहे हैं पर्यावरण के घटक। तो बच्चों, जैसा कि आपको पर्यावरण के घटक के बारे में बताया गया है, सबसे पहले आपको यह भी बताया गया कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण जो है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि यह हमारे चारों ओर प्राकृतिक और मानवीय वातावरण, जो हमारे चारों ओर प्राकृतिक और मानवीय वातावरण है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सौर मंडल पे पृथ्वी ही हमारी ऐसी पृथ्वी ही ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, जीवन की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और ये जीवन की परिस्थितियाँ हर जगह सामान्य नहीं हैं। जिस तरह से जीवन की परिस्थितियाँ सामान्य, भौतिक परिस्थितियाँ जो हैं ये सामान्य नहीं हैं, और सामान्य ना होने के कारण वहाँ की जलवायु स्थिति भी सामान्य नहीं। और जलवायु स्थिति अगर सामान्य नहीं है तो लोगों का जनजीवन भी सामान्य नहीं होता है। जैसे कि आप अपने देश भारत को ही ले लीजिए, वहाँ पे यहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि हिमालय का ऊंचा पहाड़ है, तो कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे राजस्थान जैसा इलाका है जो मरुस्थलीय इलाका है। तो इस तरह से आप बहुत विभिन्न प्रकार की भौतिक परिस्थितियाँ हैं। तो ये भौतिक परिस्थितियाँ ये हमारी पूरी पृथ्वी पे ही है, ऐसी ही इसी तरह का, और इसी तरह सबके जीवन शैली में भी काफ़ी परिवर्तन है। तो बच्चों, आज आप इसके बारे में पर्यावरण है क्या ये आप जान चुके हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से। तो बच्चों, पर्यावरण के 2 घटक हैं। पहला घटक है प्राकृतिक, और जिसे भौतिक घटक भी कहते हैं, और दूसरा है जैविक घटक। बच्चों, प्राकृतिक घटक जो है वह निर्जीव घटक कहा जाता है इसे, क्योंकि यह इसमें हमें प्रकृति से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रकृति के द्वारा ही जो चीज़ें हमको मिलती हैं वह प्राकृतिक है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो है, यानी कि प्रकाश, जल, वायु, मृदा और ताप, ये हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो, जैसा कि आपको बताया कि ये हमें सब प्रकृति से मिलते हैं, और इसमें जैसा कि सामान्य परिस्थितियाँ हर जगह एक तरह नहीं हैं। तो बच्चों, उसी तरह से कुछ इलाके भी एक जैसे नहीं रहते हैं, कहीं पे गर्म है तो कहीं पे ठंडा है। तो इस तरह जीवन शैली भी सबकी अलग अलग है। और दूसरा है जैविक। जैविक और प्राकृतिक वातावरण में विशेष कोई अंतर नहीं है। इन दोनों का संबंध एक दूसरे से बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मानव की क्रिया और इसका प्रभाव, ये एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं, और इसका प्रभाव भी लोगों के जीवन पर पड़ता है। ये सभी प्रकार के जीवन को प्रभावित करती है। तो बच्चों, मानवीय क्रियाओं का असर जो है वह हमारी प्रकृति पर हो रहा है। प्रकृति को मानव जो है अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि वनों की कटाई वगैरह कर रहे हैं भूमि के लिए, मकान बनाने के लिए। इससे हमारे काफ़ी जीवधारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हम प्राकृतिक संशोधन का भी दोहन कर रहे हैं। इसके बाद आज आप पढ़ेंगे बच्चों परिमंडल, पर्यावरण के परिमंडल। तो पर्यावरण के परिमंडल, पर्यावरण का परिमंडल क्या है बच्चों। हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी आप जानते हैं ना, जिस पे हम रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी हमारी जो बनी है, वो विभिन्न परतों से बनी है, कई प्रकार की परतों से बनी है। और इन्हीं पृथ्वी की इन परतों को ही परिमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की इन्हीं परतों को हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमंडल कहते हैं। और पृथ्वी और पर्यावरण में निम्नलिखित परिमंडल हैं। पहला है जिसमें स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है जैवमंडल, और चौथा है वायुमंडल। ये पृथ्वी के परिमंडल हैं। तो इस सबसे पहले आप इसमें आज जानेंगे स्थलमंडल को। स्थलमंडल बच्चों, यह शैल पदार्थों
से निर्मित पृथ्वी की परत है। स्थल मंडल जो है यह सैल पदार्थों से, सैल माने क्या होता है? पहाड़, सैल माने पहाड़ होते हैं, तो सैल पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की परत है और यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। किस तरह से? यह मनुष्य को रहने के लिए भूमि और वनस्पतियों और पौधों के लिए मृदा प्रदान करता है और इसके साथ साथ ही पृथ्वी, इसमें अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। बच्चों, यह महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के नीचे फैला है। महाद्वीपों, महाद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थान जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ वो महाद्वीप है। और महासागरीय के नीचे यानी कि महासागर के नीचे ये फैला हुआ है। तो एक बार फिर से आप देखिए बच्चों, यह महाद्वीपों पर तथा महासागरीय बेसिनों के नीचे फैला है और इसकी औसत ऊंचाई जो है, मोटाई जो है वह लगभग 100 किमी है। औसत मोटाई जो है वह लगभग 100 किमी है। और ये परत जो है वह महासागर में पतली और महाद्वीपों में मोटी है। ये जो परिमंडल की परत है ये महासागर में पतली, उसके नीचे जो है पतली और महाद्वीपीय भागों में मोटी है और यह एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम और लोहे आदि से बनी हुई है। और स्थल मंडल के बाहरी और ऊपरी परत को, स्थल मंडल जो है उसके बाहरी और ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भूपटल कहते हैं। तो यह जीवधारियों के लिए स्थल मंडल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व देता है। स्थल मंडल जो है मनुष्यों को रहने के लिए आवास बनाने के लिए भूमि और जो पेड़ पौधे हैं इनके लिए वह मनुष्यों को स्थान देता है। पेड़ पौधे के लिए मिट्टी देता है स्थल मंडल और इसके भूगर्भ में, इसके गर्भ में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों का जन्म होता है जो हमारे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है और स्थल मंडल पे ही मनुष्य द्वारा सारी क्रियाकलापें संभव होती हैं। मनुष्य अपनी सारी जीवन में होने वाली जितनी भी क्रियाकलापें हैं मनुष्य की, वह सब स्थल मंडल पे ही होती हैं। तो इसके साथ बच्चों, ये स्थल मंडल जो है मनुष्य की क्रियाकलापों का केंद्र है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे शैल। शैल किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये जानेंगे कि शैल जो है, शैल वह क्या है, शैल किसे कहते हैं? तो बच्चों, शैल जो है वह पृथ्वी का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उसे हम शैल कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण जिन तत्वों से हुआ है बच्चों उन्हें हम शैल कहते हैं। और यह शैल जो है वह चीका की तरह मुलायम, चीका बच्चों वह मिट्टी है जिसका इस्तेमाल कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने, घड़े बनाने में किया जाता है। तो जब कुम्हार ईंट बनाने में किया जाता है तो ऐसी मिट्टी जो है एकदम मुलायम होती है, तो उसी को हम चीका कहते हैं। तो चीका की तरह यह शैल जो है मुलायम होती है। और ग्रेनाइट एक प्रकार का एक पत्थर है और वह ग्रेनाइट की तरह यानी कठोर भी होती है। तो मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर और ग्रेनाइट आदि से ये सभी जो हैं ये सभी शैलें ही हैं। मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर, ग्रेनाइट ये सभी शैलें हैं और इन शैलों का जो निर्माण होता है वह अनेक खनिजों से होता है, अनेक खनिजों के योगदान से ही होता है। और कुछ शैलें ऐसी हैं जो केवल एक ही खनिज से बनी हुई होती हैं। तो इसमें आप उत्पत्ति और संरचना के आधार पर जो शैलों का वर्गीकरण किया गया है वह इस प्रकार है। निम्न प्रकार से शैलों का वर्गीकरण हुआ है। किसके आधार पर? उत्पत्ति और संरचना के आधार पर। तो जिसमें सबसे पहले है शैल में, सबसे पहले है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल तो बच्चों आग्नेय
शब्द जो है वह लैटिन भाषा के इग्नेस शब्द से संबंधित है। आग्नेय शब्द जो है वह लैटिन भाषा के इग्नेस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है आग। जिसका अर्थ होता है आग, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, पृथ्वी की आंतरिक भागों में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकलने वाला मैग्मा यानी कि लावा, वह पृथ्वी के ऊपर या धरातल के ऊपर या धरातल के नीचे स्थित चट्टानों में प्रवेश करता है तथा वहाँ ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है, तो वह आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो बच्चों एक बार फिर से आप देखिए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा पिघला हुआ मैग्मा धरातल पर या धरातल के नीचे चट्टानों में प्रवेश करता है और वहाँ ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है, तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। और ये पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वह आग्नेय शैलों से ही बनी है। इसका 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। और ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट और डोलोमाइट ये प्रमुख आग्नेय शैलें हैं। और दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे परतदार शैल। बच्चों ये आग्नेय शैल के चूर्ण, ये आग्नेय शैल के टूटे फूटे चूड़ों को चूड़ों के अवसाद एकत्र होकर कठोर रूप धारण करने से जो शैल बनती है वह परतदार शैल या अवसादी शैल इसे कहा जाता है। किसके टूटने फूटने से? एक बार फिर से देखें, आग्नेय शैल के टूटने फूटने और चूर्णों को एकत्र करके जो शैल बनती है उसे अवसादी शैल या परतदार शैल कहते हैं। क्योंकि इन शैलों का निर्माण एक के ऊपर एक परत जमने से होता है, जिस कारण इसे एक के ऊपर एक परत जमने या कठोर होने से होता है, जिस कारण इसे परतदार शैल कहा जाता है। और यह चूना, पत्थर, स्लेट, कोयला, अभ्रक आदि जो हैं ये इन्हीं शैलों के उदाहरण हैं। अब भूपर्पटी में इन शैलों का बड़ा ही योगदान है। उसके बाद तीसरा है कायांतरित शैल। कायांतरित शैल बच्चों, जब कभी अवसादी शैल या आग्नेय शैलों में दाब या ताप के कारण इनके रूप में परिवर्तन होता है तो वह कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरण की इस क्रिया का संगठन तथा रूप बदल जाता है। रूपांतरण की इस क्रिया में इनका संगठन और रूप बदल जाता है, परंतु इनमें किसी प्रकार के विघटन या वियोजन नहीं होता है। इसलिए जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझेंगे कि कच्ची मिट्टी से ईंट बनते हैं, बर्तन बनते हैं, घड़े बनते हैं, लेकिन जब इन्हें आग में पका लिया जाता है तो इनका रूप वही रहता है, बल्कि इनके गुण जो हैं वह बदल जाते हैं। तो इस तरह से पकाने के बाद इनके रंग और गुण जो है इनका मजबूती में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया से रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों
का भी निर्माण होता है। जिस प्रक्रिया में कच्ची मिट्टी के बर्तन का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया में इनका भी निर्माण होता है, कायद्री शैलों का। तो बच्चों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको अगला पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।